Am I audible guys? आवाज आ रही है? चलो, हमने लास्ट लेक्चर में कई सारी हीट ऑफ रिएक्शंस पढ़ ली। अब हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन को रिलेट करेंगे बॉन्ड एनर्जी से। तो हेडिंग डाल दीजिएगा बेटा, बॉन्ड एनर्जीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड एनर्जीज। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी। ऑल्दो पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, बट थोड़ा थर्मोडायनामिक टच लेंगे बॉन्ड एनर्जी के लिए। बॉन्ड एनर्जी हम लोग यहाँ पर दो वेज में डिफाइन करेंगे। एक बॉन्ड एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, और यहां पर बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ कंपाउंड। ऐसा क्लासिफाई कर लो और फिर यहां पर एक नोट लिखेंगे और यहां पर एक नोट लिखेंगे। Should I give you note? First one. लिखिएगा, इट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी। पहला नोट बता रहा हूं बेटा, फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी required. It is the average amount of energy required to break. It is the average amount of energy required to break the 1 mole bonds of a particular type. To break 1 mole bonds of a particular type. ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आपने बात कर ली CH बॉन्ड की, ठीक, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा CH से। सिग्मा CH से इसको यूनिट लिखेंगे किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। ठीक, सो ये यूनिट्स भी लिखते हैं इस तरह से, हम सिग्मा CH करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू वी से एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी? ये वर्ड एवरेज क्यों लगाते हैं? ठीक है, तो वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि CH बॉन्ड जो है वो तो बहुत सारे कंपाउंड्स में मिल सकता है ना। आप CH4 पिक कर लो, आपको यहां पर 4 CH बॉन्ड्स दिख जाएंगे। आप CH3OH पिक कर लो, मिथेनॉल, यहां पर भी आपको CH बॉन्ड दिख रहा है, राइट। एक ही कंपाउंड के अंदर अलग अलग CH बॉन्ड्स नजर आएंगे। अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे इस CH के सराउंडिंग में, किसी भी एक CH के सराउंडिंग में आप देख लो, इसके सराउंडिंग में इधर ऑक्सीजन है
और इधर CH है, या मैं बोलूं CH3 है, फिर तुम इस CH के सराउंडिंग में देखो क्या है, तो सराउंडिंग बदलेगा तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ब्रेक करने के लिए वो बॉन्ड वो भी थोड़ी बहुत वेरी करेगी। तो इसीलिए हम लोग टर्म लिखते हैं एवरेज। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? ठीक है। ये अब ये हो गया जो है बॉन्ड एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। इसकी अभी और भी बात करेंगे, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। चलो लिखो बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ कंपाउंड में, इट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the average amount of energy required, it is the average amount of energy required to break all the bonds, all the bonds present in 1 mole compound, all the bonds present in 1 mole compound. गाइस देखो इधर, जैसे मैं अगर तुम्हें बात बताऊं इधर, तुमने मान लीजिए सोचा कि चलो CH3OH की बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं, तो CH3OH की बॉन्ड एनर्जी आपको तभी पता चल पाएगी जब आपको उसका स्ट्रक्चर मालूम हो। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो यहां पर इसकी बॉन्डिंग देख लेते हैं। इस तरह से आप जब ड्रॉ करते हो तो आप रियलाइज करते हो कि इसमें 3 CH बॉन्ड्स हैं, 3 CH बॉन्ड्स आर देयर, 1 CO बॉन्ड इज हियर, 1 OH बॉन्ड इज हियर। तो हम लोग कैसे लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी CH3OH का? 3 टाइम्स सिग्मा CH। ठीक है, क्योंकि CH बॉन्ड सब एक जैसे मान लेंगे हम लोग और 3 कर देंगे, प्लस सिग्मा C डबल बॉन्ड O प्लस सिग्मा O, सिग्मा C सिंगल बॉन्ड हो, सिग्मा O सिंगल बॉन्ड H। ये आपको जो है देगा बॉन्ड एनर्जी CH3OH का। मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस तरह आप बहुत सारा केसेस बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपने C2H5OH लिख लिया। ठीक, अब C2H5OH का स्ट्रक्चर जब तक नहीं पता होगा आंसर नहीं आएगा, तो मैं ऐसा लिख दूंगा। ये अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 CH हो गए। तो जब इसकी तुम बॉन्ड एनर्जी की बात करोगे तो आप 5 सिग्मा CH लिखोगे। अब ध्यान से देखो, एक CC भी आ गया इसमें, CC बॉन्ड लिख दिया, प्लस CO बॉन्ड है, प्लस OH बॉन्ड है। आई होप आपको बॉन्ड एनर्जी ऑफ कंपाउंड में कोई डिफिकल्टी नहीं है।
हम्म। अब जैसे मान लीजिए यहीं पर मैं आपको दिखाऊं, देखो हम लोगों ने एटोमाइजेशन काफी पहले किया हुआ था, अगर तुम लोग रिकॉल कर पाओ, एटोमाइजेशन यानी कि एटम्स में ब्रेक करना। जैसे मान लीजिए H2 दिया है और वो एटम में ब्रेक होगा तो 2H हो जाएगा, ठीक। ये अब मान लीजिए कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए डेल्टा H की जरूरत है ना, तो ऑफ कोर्स हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, केवल एच एच बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं सिग्मा HH। कोई डिफिकल्टी बेटा? नहीं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये डेल्टा H रिएक्शन जो होता है वो तो होता है H ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस H ऑफ रिएक्टेंट्स। तो H ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या है, 2 टाइम्स H ऑफ H माइनस H ऑफ H2। अगर मैं स्टैंडर्ड स्टेट मान लूं तो ये 0 कर दूंगा, राइट। और इस चीज को क्या लिखेंगे हम लोग, मैंने आपको बताया था ना, एंथैल्पी ऑफ एनी सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड स्टेट इज आइदर 0 अगर वो प्योर एलिमेंट वाला केस हो जाए, या फिर हम लोग उसको लिखते हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H गैस। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H गैस क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर सिग्मा HH/2। क्या बात समझ में आई बेटा? इसको नोट कर लो। गाइस इसी तरह से हम लोग, ये तो सिंगल बॉन्ड वाला केस है, अगर डबल बॉन्ड वाला केस होगा उसको भी इसी तरह डील कर लेंगे। O2 गैस गिविंग यू 2O गैस। सेम मैनर में जब हम यहां पर लिखते हैं डेल्टा H0F ऑफ O गैस, तो ये हो जाएगा सिग्मा O डबल बॉन्ड O/2। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन। चलो देख लेते हैं N2 गैस, हम यहां पर दिखाएंगे N ट्रिपल बॉन्ड वाला केस है ना, तो ये जब हम लिखेंगे डेल्टा H0F ऑफ N गैस, तो ये हो जाएगा सिग्मा N ट्रिपल बॉन्ड N/2। ठीक है, ग्रेफाइट एक पॉपुलर केस है, चलो उसको देख लेते हैं।
मान लीजिए ग्रेफाइट से कार्बन गैस बनाया आपने, है ना, तो ये तो सब्लिमेशन हो गया। ये तो सब्लिमेशन हो गया। तो यहां पर जब हम लिखेंगे डेल्टा एच नॉट एफ कार्बन गैस, तो वो सिंपली डेल्टा एच नॉट सब्लिमेशन होगा ग्रेफाइट का। ये सब भी नोट कर लो बेटा, जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में। हम्म, चलो अभी देखो, अगर मैं कुछ डेटा दिखाऊं, ऐसा कॉपी नहीं कर रहे हैं कुछ, ये तो ऐसे आप इसको विजुलाइज करो, एक आइडिया ले लो। ये डेटा वैसे देगा आपको, मतलब क्वेश्चंस में जब बॉन्ड एनर्जीज के वो एप्लीकेशंस पूछता है तो इन वैल्यूज को आपको वो देगा। तो इतना कोई ये नहीं है, तो मैं ऐसे ही आपको केवल एक बार दिखा दिया कि बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज ये हैं। ठीक है, अभी देखो तुम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किया होगा, तो उसमें एक टर्म आता है कैटेनेशन। तो कैटेनेशन का जब डिस्कशन चलता है ना, हम बोलते हैं कि कार्बन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स, है ना। बाकी एलिमेंट्स के लिए बात थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा कंपाउंड्स नहीं बनाता, बिकॉज बाकी एलिमेंट्स उस तरह से चेन्स नहीं बना सकते जिस तरह से कार्बन बनाता है। तो कार्बन की जो कैटेनेशन की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो वो इस तरह से आप विजुलाइज करोगे, वैल्यू के बेसिस पे स्ट्रेंथ देखो बॉन्ड का, सीसी का जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ को देखो और उसको तुम दूसरे से कंपेयर करोगे। यहाँ पर तो ज्यादातर तुम देख रहे होगे कि मैंने कार्बन वाला ही लिखा है, बट आप देखो नाइट्रोजन वाला 159 है, कार्बन से कंपैरिजन करो। ऑक्सीजन वाला कहीं पर दिख रहा है तुम्हें? ये 138 दिख रहा है। ये सब बहुत कम, मतलब अदर एलिमेंट्स आर नॉट केपेबल ऑफ फॉर्मिंग चेन्स बिकॉज उनकी स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। समझ में आई बात बेटा? तो ये बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज आपको कई सारी चीजें एक्सप्लेन करने में बड़ी हेल्प करते हैं। तो अभी लिखिएगा बड़ा एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन की बात करेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे टू डिटरमाइन heat of reaction, to determine heat of reaction, डेल्टा एच रिएक्शन निकालने में बॉन्ड एनर्जी का क्या रोल है। चलो इसके लिए देखिए, कहता है टू डिटरमाइन हीट ऑफ रिएक्शन, तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें रिएक्शन बतानी पड़ेगी किसके बीच में हो रही है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंसीडर कंसीडर हाइड्रोजिनेशन, consider the hydrogenation of let us say ethene। एक छोटा सा केस ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि क्या करना होता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन,
तो इथीन होता है C2H4, उसका हाइड्रोजनेशन मतलब H2 के साथ रिएक्शन, ठीक है, ये और यहां बन जाएगा C2H6, इथेन बन गया। हमें इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जी मेथड। देखो, चीजों को आप जितना सिंपल रखोगे उतना एग्जाम में आसानी से याद रख पाओगे, मतलब एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे। आप जैसे इसमें देखोगे तो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम केवल इतना देखो कि जब रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में जब कन्वर्जन हो रहा है तो आपको किसको एनर्जी, मतलब आप किसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है और किसके बॉन्ड्स बनने में एनर्जी रिलीज हो रही है। याद रखना, अगर बॉन्ड्स ब्रेक करने हो तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, और अगर बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हो तो एनर्जी रिलीज होगी, ये भूलना नहीं है, ठीक है। अगर बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं तो एनर्जी रिक्वायर है, अगर बॉन्ड्स बन रहे हैं तो एनर्जी रिलीज है। अब बॉन्ड्स किसके ब्रेक होते हैं बेटा, सब जानते हैं, रिएक्टेंट्स के। किसके बॉन्ड्स बनते हैं, सब जानते हैं, प्रोडक्ट्स के। तो हमारा जो एनर्जी चेंज आएगा यहां पर वो कैसे आएगा, तो हम लोग बस लिखेंगे इसकी बॉन्ड एनर्जी जो होगी उसको प्लस में लिख देंगे और ये जो प्रोडक्ट्स में होंगी उसको हम लोग माइनस में लिख देंगे, ठीक। सो बस दिस, और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, बस इन दोनों का जो नेट होगा रिजल्ट वही होगा, जो नेट निकलेगा वही होगा हीट ऑफ रिएक्शन। क्या बात समझ में आई बेटा? यस सर। इसको नोट कर लो। हो गया? हो गया।
देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि रिएक्टेंट्स में बॉन्ड्स कौन कौन से हैं, क्योंकि जो जब तक आपको बॉन्ड्स पता नहीं होंगे आप तोड़ोगे क्या। उसी तरह प्रोडक्ट्स के सारे बॉन्ड समझ लो। तो C2H4 का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो ऐसा दिखता है। H2 का तो सब जानते हैं। C2H6 का स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा नजर आएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C2H6। नाउ बेसिकली reactant side you have to break 4 CH bonds, 1 CC bond, C double bond C, 1 HH bond, and how many bonds are formed in the product side? 6 CH bonds, and how many C single bond C? 1। बात समझ में आई बेटा? इतने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी लग रही है और इतने बॉन्ड्स बनने में एनर्जी रिलीज हो रही है। रिलीज्ड वाले को नेगेटिव लिखेंगे और रिक्वायर्ड वाले को प्लस लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, तो हमारा डेल्टा एच रिएक्शन हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या? प्लस 4 सिग्मा सी एच प्लस सिग्मा सी डबल बॉन्ड सी प्लस सिग्मा एच सिंगल बॉन्ड एच माइनस यहां क्या है 6 सिग्मा सी एच माइनस सिग्मा सी सी सिंगल बॉन्ड से। क्लियर है? अच्छा अब इसमें ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे को ये 4 सी एच कैंसिल हो जाएंगे, इस 6 सी एच के भी 2 ही बचेंगे, तो हम लोग लिख देंगे सिग्मा सी डबल बॉन्ड सी जो कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, प्लस सिग्मा एच सिंगल बॉन्ड एच जो कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, -2 सिग्मा सी सिंगल बॉन्ड एच और माइनस सिग्मा सी सिंगल बॉन्ड सी। क्या बात समझ में आई बेटा? कॉपी कर लो। हम्म। चलो अगर मैं यहां पर तुम्हें वैल्यूज दे दूं तो तुम हीट ऑफ रिएक्शन निकाल लोगे। देखो जैसे मान लीजिए कि मैंने तुम्हें दे दिया सिग्मा सी एच 416.2 किलो जूल पर मोल, फिर सिग्मा सी डबल बॉन्ड सी ये मैंने तुम्हें दे दिया 615 किलो जूल पर मोल, देन सिग्मा एच सिंगल बॉन्ड एच 435.1 किलो जूल पर मोल, देन सिग्मा सी सिंगल बॉन्ड सी
ये है 3473 347.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इन वैल्यूज को यूज करके देखो बेटा क्या आंसर आता है आपका। सर 129 माइनस 129.6 किलोमीटर या टन? किलो जूल पर मोल। चल, सो बिल्कुल सही है बेटा। सो कॉन्सेप्ट क्या था इस पूरे उसका, इस एप्लीकेशन का, कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करनी है एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, तो हमको सबसे पहले रिएक्शन को लिखना होगा, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के स्ट्रक्चर्स को, बॉन्ड स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना होगा, बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं उसमें होंगे ये देखना होगा, फिर उसके बाद रिएक्टेंट्स के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड उसको प्लस में लिखेंगे, प्रोडक्ट्स को जो एनर्जी, प्रोडक्ट्स बनने में यानी प्रोडक्ट के बॉन्ड्स बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई उसको माइनस कर देंगे, और इस तरह से नेट रिजल्ट आएगा, दैट वी कॉल एज हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो अब एक फ्रेश क्वेश्चन देता हूं, आप अपनी मर्जी से सोचिएगा, ठीक है, और अकॉर्डिंगली आंसर निकालिएगा। गेट द आंसर बेटा।
माइनस 454 किलो जूल पर मोल। हम्म और किसी का आया? सर माइनस 23 किलो जूल पर मोल। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग आंसर्स हैं, राइट? तो इसका मतलब सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा। मैक्स में ये हो सकता है किसी का ना हो। सबका। अरे तुम लोग आपस में कन्विंस करो, या तो तुम उसका आंसर गलत कर दो या वो तुम्हारा कर दे, या तो सारे बच्चे ठाकुर कॉलेज जाओ या सारे बच्चे आईआईटी बॉम्बे जाओ। सर वो सीएम का क्या है सर? 375 है या 335? 335 है बेटा, 335। अरे सर इसमें इधर दोनों ने 375 लिया सर, इससे रॉन्ग आया। सर वो 375 लिया था। 335 है, 335 सी सिंगल बॉन्ड हो। करके दिखाऊं मैं? चलो देखो, ऑल्दो पहले तो इसमें बॉन्ड्स बना लो। इसमें बॉन्ड बनाओगे तो H H H और इधर COH, ये HCl सब जानते हैं। यहां पर देखोगे H H H और यहाँ Cl, ठीक है। इस वाले में जाएंगे HOH, है ना। अब इसमें एक खास बात देखोगे, वैसे अब सारा बॉन्ड प्लस माइनस कर सकते हो, बट तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो CH तीन यहाँ पर हैं, ये और यहाँ पर भी हैं, तो इसको क्या करना है, दो बार लिख करके इधर प्लस उधर माइनस, सब्ट्रैक्ट नहीं होना है, तो जबरदस्ती कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। हमारा CO यहाँ है, वहां नहीं है, तो देखो प्लस वाले में तुम लिखना सिग्मा CO को, तुम लिखना OH को। एक OH तो वैसे कैंसिल हो रहा है ना, तो एक ही OH बचेगा। ये भी कर सकते हैं हम लोग। सिग्मा HCl लिख दो, प्लस यहां पर माइनस लिखेंगे, अब तो माइनस आ जाएगा, CCl वाला आ जाएगा, और आ जाएगा माइनस में एक OH। देखो इससे मैच करता है क्या आंसर? CO OH कैंसिल किया, एक OH उधर बच गया, इधर HCl है, उधर HCl तो कोई नहीं था, CCl था, तो सबट्रैक्ट किया, हो गया। देखो इससे आंसर आता है क्या?
आ गया? Yes, sir. तो -23 आया, राइट? Yes, sir. -23 किलो जूल। चलो, तो हाँ, तुम लोग एक बात ये समझना बेटा, लिखा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तुम लोग ज्ञान बांट रहे हो। क्या लिखा है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी वो जानना चाहता है कि इस रिएक्शन में कितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुई है। अगर वो इस तरह से आप डिफाइन कर दो कि वो सब्सटेंस का कुछ है, जैसे मैं रिएक्शन लिखूं सब्सटेंस प्लस O2, तो वो कहलाएगा उस सब्सटेंस का कंबशन। तब हम उसी हीट ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन ऑफ द सब्सटेंस, तब सब्सटेंस पर मोल में जाता है। क्या ज्ञान समझ में आया? हमारा स्टेटमेंट हमें ही वापस कर रहे थे, हाँ, किलोमीटर टन। चलो हटा दें ये सब। अगला एप्लीकेशन लिखिएगा बेटा इसमें, टू डिटरमाइन हीट ऑफ फॉर्मेशन भी लिख सकते हो हम लोग, एक्चुअली स्टैंडर्ड हीट ऑफ उसमें डील करते हैं, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऐसा करके लिख दो, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखो, अब जब तुमको ऐसा दिया हुआ है, वो खुद कह रहा है कि आप ऐसा करिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालिए, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप मीथेन बनाना चाहते हो, है ना, CH4, तो CH4 गैस मान लीजिए आपको बनाना है। तो फॉर्मेशन, जब हीट ऑफ फॉर्मेशन आप बोलोगे तो बाय डेफिनेशन उसको हमको किससे बनाना पड़ेगा? एलिमेंट से, है ना। जैसे कि हम लोग CH4 बनाने के लिए कार्बन का कौन सा फॉर्म लेंगे बेटा? एलोट्रोपिक फॉर्म, ग्रेफाइट, राइट ना। तभी तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। और दूसरा यहां लिखेंगे H2 गैस, राइट। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसी को हम नाम दे रहे हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। ठीक, ये हमको करना है। अब ये निकालना हमने अभी सीखा यूजिंग बॉन्ड एनर्जी मेथड, यूजिंग बॉन्ड एनर्जी मेथड, ये हमने अभी निकालना सीखा यूजिंग बॉन्ड एनर्जी मेथड। तो कैसे निकाला अब? लेकिन तुमने ध्यान से देखा, अच्छा ये बताओ बेटा, कार्बन कोई बॉन्ड है क्या यहां पर? नो, यहीं पर गलती कर दी तुमने। जब हमने पहले लिया तो वो गैस फॉर्म था, जब तुम सॉलिड ले रहे हो तो वहां पर तुम कह रहे हो कोई बॉन्ड ही नहीं है, फिर सॉलिड एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? क्या एक डिस्क्रीट ऐसे हवा में कार्बन है? नहीं। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब तुम बॉन्ड एनर्जी मेथड यूज कर रहे हो और स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, स्ट्रक्चर्स केवल गैसियस फॉर्म में आप ले रहे हैं। जैसे तुमने एग्जाम्पल्स भी देखे, जो अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया, उसमें गैस लिखा हुआ है। अगर वहां पर लिक्विड लिखा होता लेट अस से रिएक्टेंट साइड में, तो पहले तुम लिक्विड से उसको वेपर यानी गैस बनाते, तो पहले तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती, जिसको आप हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हो। अगर प्रोडक्ट साइड में लिक्विड होता तो गैस बनने के बाद उसको हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते, तो उसमें से एनर्जी और रिलीज करा देते। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो हीट ऑफ रिएक्शन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा, वो गैस 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 उनके लिए था,
उनके हमने स्ट्रक्चर्स बनाए, उनके बॉन्ड्स देखे, अगर वो बाय चांस सॉलिड या लिक्विड में निकल जाते तो हमें पहले उसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ता, या गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ता, या सॉलिड में, डिपेंडिंग अपॉन आप रिएक्टेंट साइड में डील कर रहे हो या प्रोडक्ट साइड में। यहां पर बिकॉज ग्रेफाइट, जो कि कार्बन ग्रेफाइट लिखा है लेफ्ट साइड में, तुमको उसको गैस बनाना पड़ेगा, तब जाकर के वो गैसियस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा। और फॉर्चुनेटली यहां पर प्रोडक्ट गैस फॉर्म में, तो वहां कुछ नहीं करना है। तो यहां से आप जाएंगे कहां बेटा? कार्बन गैस। इसका मतलब है आपको क्या सप्लाई करनी पड़ रही है? सब्लिमेशन एनर्जी। क्लियर है? यहां पर बॉन्ड आपका एच बॉन्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 टाइम्स कर देंगे। यहां पर आपका 4 CH बॉन्ड्स है जिसको आपको तोड़ना है, सॉरी जिसको आपको बनाना है, तो -4 सिग्मा CH हो जाएगा। तो जो डेल्टा H इस पर्टिकुलर केस में आएगा वो आएगा सबसे पहले डेल्टा H सब्लिमेशन, जो कि कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2 टाइम्स सिग्मा HH -4 टाइम्स सिग्मा CH। क्या बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉपी कर लो, उन पॉइंट्स को जरूर लिख लेना, स्पेशली जब हमने सॉलिड लिक्विड वाली बातें की। हो गया बेटा? कॉपी कर लिया? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन लिखो बेटा, देखो आपको क्या चीजें समझ में आई, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH लिक्विड। ध्यान देना बेटा चीजों में, C2H5OH लिक्विड, इसके लिए निकालना है। Standard heat of vaporization of C2H5OH is given as 38 kilojoule per mole. Standard heat of vaporization of C2H5OH is given as 38 kilojoule per mole.
standard heat of sublimation, standard heat of sublimation for graphite, standard heat of sublimation for graphite is given as 715 kilojoule. ठीक है, लिखिएगा एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इज फॉर HH given as 438 kilojoule per mole, C single bond C 348 kilojoule per mole, O double bond O 498 kilojoule per mole, C single bond H 415 kilojoule per mole, C single bond O 356 kilojoule per mole, O single bond H 463 किलोजूल पर मोल। इतना डेटा आपको दिया हुआ है, कोशिश करो। मेथड बड़ा सिंपल है। सबसे पहले इक्वेशन लिखें, रिएक्शन लिखें। जिस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करना है उसको प्रोडक्ट साइड में लिखें, रिएक्टेंट साइड में आप जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनको लिखें।
सर -277 कितना? दोबारा बोलिए बड़ा वैल्यू। -277 ओके, क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम बोला आपने? अभी तो अनुज कोई और बोलता था। नहीं सर, वही वही क्या सब लोग कंफर्म कर रहे हो? हाँ सर, वही है। ओ, हेलो, आपकी जो बोला था मुझे लग रहा है ये अनुज है। हाँ, यही है। चलो, सो एक बार और देख लो बेटा अपने आंसर को अनुज। सर मेरा 287 है, -287। किसका? जयेश। जयेश? जयेश या गणेश? जयेश। ओके, बाकी लोग भी निकालें, स्क्रीन को ही ना देखते रहें। इस स्क्रीन के थ्रू आप आईआईटी बॉम्बे नहीं पहुंचोगे। बाकी लोग भी आंसर निकालें बेटा। पद्मकांत, तुम पीछे कैसे चल रहे हो? जयेश को आंसर आ गया। ऐसा नहीं, हो जयेश की तारीफ कर रहा हूं, तुम लोग भी कैसा सोचते हो? क्या मैं एक्सप्लेन कर दूं बेटा? दो बच्चों को ही केवल आंसर आया। जयेश कौन है बेटा आप में से? वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज -287 किलोजूल पर मोल। जयेश ने तूफान मचा दिया, परफेक्ट आंसर दिया। अनुज उससे 10 कम रह गया। इट्स ओके। ये पद्मकांत तुम्हारा किधर है? बोला था ना, कैलकुलेशन बड़ा ऐसे ही आएगा। चलो, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना था? इक्वेशन लिखनी थी। बिकॉज उसने C2H5OH लिक्विड बोल दिया है, तो हम इसी को बनाएंगे। किससे बनाएंगे? 2 कार्बन ग्रेफाइट लिखेंगे यहां पर, प्लस 3H2 गैस लिखेंगे और ½ O2 गैस लिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, वो जो एंथैल्पी चेंज होगा जब हम उस सब्सटेंस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से बनाएंगे। किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इसमें। अब हम लोग बॉन्ड एनर्जी मेथड यूज करेंगे। बॉन्ड एनर्जी मेथड कहता है
कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको प्लस लिख दो और एनर्जी रिलीज्ड को माइनस लिख दो, इस तरह से डेल्टा एच आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको ग्रेफाइट को सब्लिमेट करना पड़ेगा, H2 बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे, O2 बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे, लेकिन ये लिक्विड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज लिक्विड। लिक्विड से पहले ये क्या बना होगा? C2H5OH गैस, and then it will be converted into C2H5OH liquid। आपको यहां तक पहुंचना है। और जो बॉन्ड्स के बेसिस पे आप एनर्जीज देखते हो, ये वाले, ये गैस में आपको देखना पड़ेगा, गैसियस स्टेट में। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो आप यहां पर लिखोगे डेल्टा H नॉट सब्लिमेशन, ये 2 होंगे, प्लस 3 सिग्मा HH प्लस हाफ सिग्मा O डबल बॉन्ड O, ये सब प्लस वाला हो गया। अब माइनस वाला देखते हैं। तो यहां 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा -5 सिग्मा CH, कितने CC? 1, माइनस सिग्मा CC, और कितने CO? 1, माइनस सिग्मा CO, एक भी बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए बेटा, माइनस सिग्मा OH, ये सब माइनस, और साथ में ये जो आपको यहां पर उसने हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसमें ये बिकॉज यहां पर आप गैस से लिक्विड जा रहे हो तो एनर्जी विल बी गिवन आउट, तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस डेल्टा H नॉट वेपराइजेशन ऑफ C2H5OH। ये आप पूरा करोगे तब जाकर के आपको मिलेगा डेल्टा H नॉट F ऑफ C2H5OH लिक्विड। अगर आप ये सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो आपको डेल्टा H नॉट F मिलेगा, बट ऑफ C2H5OH गैस। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? अगर बाई चांस नेक्स्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हो सकता है आपसे वो C2H5OH गैस के लिए पूछ ले। आप निकालो बेटा, गैस के लिए आनी चाहिए -249, और C2H5OH लिक्विड के लिए आता है आंसर -287। वैल्यू रखकर देखो।
कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखिएगा बेटा। आपने वैल्यू निकाल ली थी, सही से आई थी ना? Yes, sir. लिखिएगा थर्ड एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन रेजोनेंस एनर्जी। टू डिटरमाइन रेजोनेंस एनर्जी। इसका थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोगों ने पहले ही कर रखा है, फिर भी एक बार इसको लिख लो बेटा। Yes. लिखिएगा व्हाट इज रेजोनेंस बिफोर वी डिस्कस दिस रेजोनेंस एनर्जी। देखो एक अभी चैप्टर आएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें हम लोग रेजोनेंस एनर्जी का डिस्कशन करते हैं और थर्मोडायनेमिक्स में भी रेजोनेंस एनर्जी का डिस्कशन करते हैं। वहां पर कंपाउंड्स का कंपैरिजन करते हैं आपस में कि किस कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है या कम है। थ्योरेटिकली यहाँ न्यूमेरिकली डील करते हैं, यानी यहाँ वैल्यू निकालते हैं हम लोग, वहां पर केवल स्ट्रक्चर्स देख के कंपैरिजन करते हैं। तो हम लोग यहां पर जब बात कर रहे हैं तो पहले इसके लिए लिख लेते हैं बेसिक चीज क्या है, फिर हम जो है उसको रिलेट करेंगे कि एनर्जी से कैसे वो रिलेटेड है, और फिर हम रेजोनेंस एनर्जी पे आएंगे। लिखिएगा व्हेन अ मॉलिक्यूल cannot be completely when a molecule cannot be completely represented by a single Lewis structure, but its characteristics can be described by two or more structures. Then we call these structures as resonating or canonical structures. And the phenomenon of existence of these resonating structures is called resonance. This phenomenon is resonance. अब आप ध्यान से सुनो बेटा, बेंजीन, अगर मैं तुमसे केवल बेंजीन बोलूं तो तुमको बोलना है C6H6, ठीक? बेंजीन तुमको बोला गया, तुमने C6H6 लिख लिया। अब समझ लो कि तुम्हारे पास C6H6 गैस है, इसको तुम्हें बनाना है, तो तुम क्या करोगे? 6 लोगे कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3H2 गैस लिख लोगे, है ना? बड़ी सिंपल सी बात है। अब अगर तुमको बॉन्ड एनर्जी मेथड यूज करना है, इफ वी वांट टू यूज bond energy method, then we need what?
structure. Then we need structures. और किसका स्ट्रक्चर अपने को पता ही नहीं है? बेंजीन का। इसका स्ट्रक्चर थोड़ी ना मालूम है, तो फिर क्या बनाते हो? हम ड्रॉ करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस है, ये हमें पता चल गया है, तो हम इस पर्टिकुलर केस में, मतलब जो दिया होगा उसमें उसका मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, याद रखना। तो इसका मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला है। क्या बात समझ में आई? तो जब तुमने बॉन्ड्स बनाए और बॉन्ड एनर्जी मेथड यूज किया, ध्यान से देखना अभी मैं क्या बोलने जा रहा हूं। तुमने बॉन्ड एनर्जी मेथड यूज किया और डेल्टा एच रिएक्शन निकाला। डेल्टा एच रिएक्शन यूजिंग बॉन्ड एनर्जी मेथड। तो तुम कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो आप लिखोगे 6 टाइम्स डेल्टा एच नॉट सब्लिमेशन प्लस 3 टाइम्स सिग्मा एच एच, और यहां पर देखोगे -6 टाइम्स सिग्मा एच दिखाई देगा CH, और -3 टाइम्स सिग्मा CC, और -3 टाइम्स सिग्मा C डबल बॉन्ड C। क्या बात समझ में आई बेटा? ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है, इसको आप लोग स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। किसका? बेंजीन का। मानते हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही है। अब प्रॉब्लम देखो क्या हुआ। प्रॉब्लम ये है कि ये जो बॉन्ड एनर्जी मेथड जो तुमने यूज किया, उसमें तुमने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया, जबकि जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ये हम एक्सपेरिमेंटली भी निकाल सकते हैं। ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली भी निकाल सकते हैं, जबकि ये हमने बॉन्ड एनर्जी मेथड, हमारे पास जो डेटा है थ्योरेटिकल, उसको यूज किया और उसमें ये थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर यूज किया। बताइए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है या एक्चुअल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है? एक बात बताओ, रावण के 10 सर थे, आज दशहरा है, रावण के 10 सर थे, ये बताओ उसका एक सर ज्यादा स्टेबल है या रावण? ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी कंपाउंड के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो जब भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, उस टाइम पे भी कंपाउंड स्टेबल होगा। अगर कंपाउंड के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो कंपाउंड किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होगा। कोई कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान लो 80% प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है, तो केवल 80% ही तो एग्जिस्ट कर रहा है, वो 100% कौन एग्जिस्ट कर रहा है? कंपाउंड। क्या मेरी बात समझ में आई? तो कंपाउंड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये याद रखना। हाँ, जब तुम उसका असली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे, जिसको कई बार हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोलते हैं, तो वो इक्वल हो जाएगा। बट वो तो उसमें बॉन्डिंग का आइडिया नहीं होता, इसलिए हम ड्रॉ नहीं करते। तो हमने इसकी हेल्प लेकर के एक हीट ऑफ रिएक्शन निकालने की कोशिश की। ठीक, हीट ऑफ रिएक्शन निकालने की कोशिश की। ये मान लो x आया और ये y आया, तो याद रखना x और y इक्वल नहीं होंगे। y एक्सपेरिमेंटली निकला, जो कि एंथैल्पी चेंज है, और x ये तुमने बॉन्ड एनर्जीज यूज करके निकाला। बताइए कौन सी एनर्जी ज्यादा निगेटिव होगी? एक्चुअल कंपाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से डेल्टा एच नॉट है, और जो बॉन्ड एनर्जी की पॉइंट वो है, वो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ज्यादा निगेटिव होगा? कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन ज्यादा स्टेबल है? एक्चुअल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। तो जब एक्चुअल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, तो उसके बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी।
उसके बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी एज कंपेयर टू तुमने स्ट्रक्चर जो बनाने में लगाई। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये जो x है और ये जो y है, डेफिनेटली ये अगर निगेटिव वैल्यू, ये ज्यादा निगेटिव होगा। एक्चुअल कंपाउंड बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी एज कंपेयर टू तुमने जो बॉन्ड एनर्जी मेथड से किया। जो डिफरेंस आता है ना, उसको ही कहते हैं बेटा रेजोनेंस एनर्जी। किसको रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं? डिफरेंस को। बस इतना लिख लो आप। कॉपी कर लिया? यहां क्लियरली लिख देना बेटा कि because actual compound is more stable than its resonating structure, the enthalpy change found by experiment and found by bond energy method will not be equal. And the difference is resonance energy. The difference is resonance energy. ये स्क्रीन पे बोर्ड पे जो दिख रहा है बेटा उसको हटा दें, एक क्वेश्चन सामने लिख दूं। हाँ, इसी पर बेस में जानबूझ के क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर चेंज कर दूंगा, बट अभी के लिए इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। Calculate the resonance energy for C6H5 C6H6 from the following data. डेटा क्या क्या दिया है आपको? दिया हुआ है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर C6H6 ये दिया हुआ है -358.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, दूसरा डेटा दिया हुआ है हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट, तो वो एक्चुअली वही है, तो उसका सब्लिमेशन है ना, 716.8 दिया है किलो जूल पर मोल। और तीसरा जो दिया है बॉन्ड एनर्जी का वैल्यूज दिया हुआ है, CH दिया है, CC दिया है, C डबल बॉन्ड C दिया है, HH दिया है। क्या क्या दिया है? 490 दिया हुआ है, 340 दिया हुआ है, 620 दिया हुआ है,
436.9 दिया है, सब किलो जूल पर मोल है। चलो इसको यूज करो बड़ा, फटाफट आंसर सोचो क्या निकल रहा है। सर 150 -150। वेरी गुड, -150 बिल्कुल सही आंसर, -150 किलो जूल पर मोल। ये रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की है, इसलिए आपको पर मोल बोलना पड़ेगा। कितने लोगों को -150 आ गया बेटा? वेरी गुड। ये पद्मकांत का फिर कैलकुलेट, मैथ्स गड़बड़ चल रही है क्या बेटा तुम्हारी? सर उसको उसको आता नहीं है? आ गया सर, उसका भी आ गया। अच्छा, ये आजकल कम पड़ रहा है क्या, पीछे बैठने लगा है? मैं कह रहा हूं तुम पीछे क्यों बैठते हो बेटा आजकल? चलो हो गया, हटा दें इसको। एक और क्वेश्चन फिर आप ब्रेक लो। लिखिएगा, कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी of N2O from the following data.
delta H naught F of N2O is given as 82 kilojoule per mole. Bond enthalpy is given है N triple bond N is given as 946 kilojoule per mole. And double bond N is given as 418 kilojoule per mole. Then O double bond O 498 kilojoule per mole. And double bond O is given as 607 kilojoule per mole. और आपकी हेल्प के लिए मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं. Sir, 88 kilojoule. वेरी गुड. अब तुम में जोश आ गया, तुरंत आंसर बताया तुमने. -88 किलोजूल पर मोल. सबने निकाल लिया बेटा? चलो, सो -88 किलोजूल पर मोल इज द आंसर गिवन. मेरे ख्याल सबने निकाल लिया. इसमें सब सेम लॉजिक लगाना है. चलो, एक ब्रेक ले लो, उसके बाद इसका एक और एप्लीकेशन करेंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे. ठीक है ना?